सबसे पहला इसमें गैल्वेनिक सेल होता है जिसमें नष्ट इक्वेशन आता है। तो सबसे पहले तो गैल्वेनिक सेल बनता कैसे है, इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। ये बोर्ड में एक लंबा क्वेश्चन होता है लिखने के लिए कि कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग या डिपिक्ट गैल्वेनिक सेल, तो बनाएंगे कैसे और ये काम कैसे करेगा वो समझाना रहता है। उसके बाद ही आता है उसमें नष्ट इक्वेशन। एक ही टॉपिक है, गैल्वेनिक सेल बोल दिया तो नष्ट इक्वेशन तक आ गया। उसके बाद इसमें आता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में कोहलार्च लॉ है ना, जहां से सवाल ज्यादा आता है बोर्ड में। और उसके बाद फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, वो बीच में आ जाएगा नष्ट इक्वेशन के बाद। और उसके बाद और हाँ उसी में आ जाएगा, है ना, वो सब आ जाएगा। गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तीन जगह वो आ जाएगा बाबू, गैल्वेनिक सेल में आ जाएगा ना। तीन टॉपिक जो मेन बताए कि तीन ही टॉपिक है। तो पहला गैल्वेनिक सेल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और तीसरा फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जहां पे सवाल आता है। तो पहला इसमें टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, है ना। अब बीच बीच में आप लोग टॉपिक याद करके बता ही रहे हो, है ना, बता देना, कुछ भूलेंगे तब, है ना। देखो गैल्वेनिक सेल कैसे बनता है, इसमें दो इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल लेते हैं, ऐसे दो इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल लेते हैं ऐसे, ठीक है। दो इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल लेकर के, दो इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल लेकर के सबसे पहले इसमें सुनते रहना, ज्यादा काम सुनने का, बाकी तो वीडियो भी रहबे करता है। अरे रहेगा ना यार, हम है ना यार, टेंशन ज्यादा नहीं लेना है। दो गो रेड लगाते हैं इसमें, है ना, दो ठो रेड लगाते हैं, एक ठो जिंक रेड लगाते हैं, एक ठो कॉपर रेड लगाते हैं। ले तो कोई भी सक... लेकिन मुख्यतः आज हम लोग जिंक और कॉपर लगाते हैं। और ये दोनों को ही एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को नहीं, कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं। इसमें बल्ब लगा दीजिए, है ना, तो बोर्ड में बनाते समय लगेगा बच्चा कॉन्फिडेंस में है, बल्ब लगा दिया है। ऐसे आप मीटर लगाते हैं जो करंट मेजर करता है, ठीक है। और इसी के पैरेलल में आप वोल्टा मीटर भी लगा सकते हैं, ऐसे भी, ठीक है, ठीक है। इतना काम तो सबसे पहले कर देना है जब कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए आए। अब ये दोनों थोड़ा खाली खाली लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो यहां पे एक सॉल्ट ब्रिज लगा के इसको दोनों को जोड़ देते हैं, है ना, ऐसे ऐसे, बात खत्म। यू ट्यूब है वो, एगो यू ट्यूब उल्टा करके लगा देते हैं, यू ट्यूब, है ना, यू शेप का है, यू ट्यूब ही है, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं इसी को। अब जिधर आप जिंक लिए हैं ये इंपॉर्टेंट है कि आप किधर जिंक लेंगे। तो जिंक रड लेंगे हम लेफ्ट में और कॉपर रड लेंगे राइट में। और जिधर जिंक लेंगे उसकी का इलेक्ट्रोलाइट भी लेना है, तो जिंक सल्फेट ले लेंगे। आप जिंक क्लोराइड भी ले सकते हो, कॉपर सल्फेट ले लेंगे। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, ये सब दिमाग हम लोग डिटेल किए ही हैं, कुछ ले सकते हैं।
लेकिन अब जो लेंगे, चूंकि यह समय आ गया ना, तो सॉल्ट ब्रिज को पोरस कर देंगे, पोरस सॉलिड मास, है ना, पोरसिटी रहना चाहिए दोनों के बीच, पूरा सॉलिड भरेंगे नहीं, पोरस बना देंगे, ठीक है। बाकी लेवल कर देते हैं, कॉपर सल्फेट लिया, ये ले लिया, इसको क्या बोलेंगे, सॉल्ट ब्रिज बोलेंगे, है ना। यहाँ पे बल्ब या आमीटर लगा दिया है ना, बल्ब लगा दिए या आमीटर लगा दिए, आमीटर, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिए, है ना। ये कंडक्टिंग वायर तो हो ही गया, बस कंस्ट्रक्शन यही। अब इसमें इंग्लिश में जितना बुझाए लिख देना है कि टेक टू वेसल, लेफ्ट वेसल, राइट वेसल, in the left vessel be put a zinc electrode in zinc sulfate solution, in the right vessel be put copper electrode in copper sulfate solution, both the rod zinc and copper rod connected through conducting wire and ammeter in series, voltmeter in parallel। कहानी खत्म। लेफ्ट वेसल, राइट वेसल, both are connected through a U-shaped tube known as salt bridge। यहीं पर लिख दीजिए, which filled with inert electrolyte, है ना। इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट भरा रहता है। अगर सॉल्यूशन में जिलेटिन मिला रहता है, अब याद रहेगा इतना तब ना बोर्ड का काम हो रहा है, हो जाएगा। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिख देना है ना। इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए जो इनर्ट हो, यानी जो रिएक्शन के समय अपना पार्टिसिपेशन ना करे, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, ठीक है। याद है तो ऑब्जेक्टिव में भी काम कर देता है ये, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये टूटता नहीं है, आयनिक ज्यादा होता है, बना रहता है, आयोनाइज में कन्वर्ट नहीं होता है, इसलिए इनर्ट हो जाता है ना। हो गया वर्किंग, मतलब कंस्ट्रक्शन हो गया। वर्किंग में एक लाइन यहां पर आपको लिखना है कि जिंक बीइंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इट लॉस इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली में क्या होता है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में अप्लाइड हो जाता है ना, इधर जिंक आयन का और इधर कॉपर आयन का पोटेंशियल, है ना। तुम लोग फिजिक्स पढ़ लिया पूरा का पूरा, चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, दोनों को वायर से जोड़ दिए तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस पे जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है। तो जिंक ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है, और यही इलेक्ट्रॉन इस वायर से कंडक्ट होना शुरू हो जाता है। जिंक बीइंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव लॉस इलेक्ट्रॉन, कॉपर बीइंग लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव and gain electron, and in this way oxidation takes place in the left vessel, reduction takes place in the right vessel। समझ रहे हैं कितना पिन पॉइंट वाला बात। सिर्फ a net flow of electron occurs from zinc rod to copper rod, so a net current is flow in opposite direction from copper rod to zinc rod। जिंक रड एक्ट एज ए नोड, ये सब बात पिन पॉइंट वाला है। कॉपर रड एक्ट एज कैथोड, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा तो इसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपसे बन जाए। क्या है और इसमें, और क्या है जी, बात खत्म हो गया। बाकी तो बात बताने वाला है। यहाँ पे आप इसके नीचे लिख दीजिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, जिंक आयन बनेगा, है ना। और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन,
कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और कॉपर बनेगा, है ना। अब दोनों को आप नीचे जोड़ दीजिएगा और लिख दीजिएगा नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर, है ना। इलेक्ट्रॉन को काट दीजिएगा। बताइए और क्या करना है। 5 नंबर का सवाल भी इससे रिलेटेड 2-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखिए सीबीएसई बोर्ड को इसमें तोड़ तोड़ के सवाल पूछता है राइट द सेल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड एंड एनोड, है ना। सेल रिएक्शन यही एनोड पे हुआ है और ये कैथोड पे हुआ है। ये 2 नंबर में पूछ के आपको देख लेना चाह देता है वो कि कभी कभी पूछता नेट सेल रिएक्शन खाली लिख दो, तो नेट सेल रिएक्शन बिना ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल का लिखाता नहीं है ना। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है। अब जिंक आयन आने लगा लेफ्ट वेसल में और कॉपर आयन डिपॉजिट होने लगा। कॉपर आयन जब डिपॉजिट होने लगेगा, कॉपर जब डिपॉजिट होने लगेगा तो इधर में नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन, सल्फेट आयन भी तो है, नेगेटिव चार्ज नंबर बढ़ने लगेंगे, इधर जिंक 2 प्लस का नंबर बढ़ने लगेगा। यही बढ़ा हुआ जो आयंस है ये सॉल्ट ब्रिज में चला जाता है ना। और इससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इस सेल का, इस गैल्वेनिक सेल का कंप्लीट होता है, यानी कि सॉल्ट ब्रिज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, है ना। एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज होने नहीं देता है ना। इट प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यदि आपको खूब आ रहा है, prevent the accumulation of positive charge in left vessel and prevent the accumulation of negative charge in vessel, है ना। it maintain electrical neutrality। salt bridge का फंक्शन हो गया। salt bridge act as internal circuit of galvanic cell, और कुछ नहीं करना है और आपका दिमाग काम करेगा। यदि कॉपर और सिल्वर लेके दिया बनाने के लिए, सीबीएसई बोर्ड वाले को आता है, बोले कॉपर और सिल्वर लेकर के एक गैल्वेनिक सेल डिपिक्ट, तो आप कॉपर और सिल्वर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो बताए हैं, लिखवा सरकाना मगल मंजन करकट फेकोनी सन पब हकू है AgHgPta, उसमें से देख लेना है। जो ऊपर रहेगा मेटल वो बनेगा ऑक्सीडेशन, है ना, वो लिखाएगा लेफ्ट में और ये लिखाएगा राइट में। ऐसा 2 मेटल कोई भी हो सकता है, आयरन जिंक हो सकता है, कॉपर सिल्वर हो सकता है ना। दूसरा चॉइस है जिंक कॉपर के अलावा दूसरा चॉइस है एनसीईआरटी बुक का कॉपर और सिल्वर, तो कॉपर सिल्वर रहेगा, कॉपर उधर सिल्वर इधर। यदि इलेक्ट्रोलाइट का नाम रखता है तब ठीक है लीजिएगा, और नहीं तो आपकी मर्जी, कॉपर क्लोराइड ले लीजिए, कॉपर सल्फेट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो उधर लीजिएगा वही इधर ले लीजिएगा। क्लियर है, और इसमें कोई बात कहना नहीं है। एक बात होता है और जो भी बोर्ड में ये सेल रिप्रेजेंटेशन की बात होती है कि सेल रिप्रेजेंट करिए, 1 नंबर का उसका भी वैल्यू रहता है। सेल रिप्रेजेंटेशन, इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में ऑक्सीडेशन हाफ सेल को लेफ्ट में लिखते हैं, जैसे लिखें ऐसे Zn से Zn2 प्लस, है ना। कोई कंसंट्रेशन होता है जैसे कि स्टैंडर्ड वाले में 1 मोलर ऐसे लिखा रहता है, स्लैश कॉपर 2 प्लस 1 मोलर कंसंट्रेशन यदि है दिया हुआ कॉपर, हो गया। सेल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं इसको। ये आपको बता देता है कि जिंक लेफ्ट में है, कॉपर राइट में है, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर का रिडक्शन हुआ। ये सेल्फ मतलब कि SI कन्वेंशन है गैल्वेनिक सेल को लिखने का, है ना। सेल रिप्रेजेंटेशन आप हिंदुस्तान में रहे, पाकिस्तान में रहे, सब जगह यही करना है ना। उसका लेफ्ट राइट नहीं चलेगा, यही लेफ्ट राइट चलेगा। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं।
गैल्वेनिक सेल हो गया। अब इसका ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करना होता है। अब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अब देखिए, एक ई नॉट सेल लिखते हैं, कुछ नहीं, ई नॉट लेफ्ट, लेफ्ट होता है ये, जानबूझ के हम गलती लिखेंगे। देखिए तो आप नोट्स लाए हैं, देखिए तो क्या लिखल है, लेफ्ट माइनस राइट है, काहे लिखे, बुक में नहीं, हमारे नोट्स में क्या लिखल है। एक्चुअली में चार फार्मूला हो सकता है, उसी से तो बचना था आप लोगों को, है ना। वो चारों फार्मूला में अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखल होगा तो दो फार्मूला, रिडक्शन पोटेंशियल लिखल होगा तो दो फार्मूला, किसी का ऑक्सीडेशन किसी का रिडक्शन, तो प्लस माइनस वो होते रह जाएगा, आपसे वो क्लियर कट बनेगा नहीं। आप करेंगे क्या कि कुछ नहीं, आप लिखेंगे राइट माइनस लेफ्ट, है ना। टेंशन से बचना है तो यहीं पे आना है, हम लोग अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कहते हैं, नहीं तो चारों फार्मूला किताब में, इस किताब में उस किताब में लिखा हुआ है। राइट माइनस लेफ्ट इन टर्म ऑफ ओनली रिडक्शन पोटेंशियल, ओनली रिडक्शन पोटेंशियल, यानी जिसका वहां पे आप देख रहे हैं ना कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका भी हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल पुट करेंगे इसमें। और जो सेल रिप्रेजेंटेशन में था उसका राइट में लेफ्ट को घटा देंगे, राइट जैसे यहां कॉपर है और लेफ्ट यहां पे जिंक है, तो ई नॉट सेल बराबर इस सेल का हो जाएगा ई नॉट सी यू टू प्लस सी यू, और हो तो रहा था वहां पे जेड से जेड टू प्लस, लेकिन हम लोग यहां पर लिखेंगे जेड टू प्लस से जेड, न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए, साइन कन्वेंशन के वजह से, है ना। ये नहीं कि सर यहाँ वहां तो जेड से जेड टू प्लस था, यहाँ जेड टू प्लस से जेड, ऐसे नहीं, हम माइनस तो लगा दिए पहले, इसलिए उल्टा लिख दिए, है ना। अब जो है वैल्यू लिखा रहता है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं आना है आपको। सी यू टू प्लस से सी यू 0.34 वोल्ट, ई नॉट जेड से जेड टू प्लस का भी लिखा रहे भैया, तो आपको टेंशन थोड़े लेना है ना। आपको क्या करना है कि इसी के बगल में सोच लेना है सिर्फ कि जेड टू प्लस से जेड का वैल्यू माइनस 0.76 वोल्ट हो जाएगा, है ना। जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी का, उतना ही रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में, है ना। यदि माइनस में दिया है तो प्लस में कर देना है। तो ई नॉट सी यू टू प्लस से सी यू का वैल्यू 0.34 वोल्ट माइनस, और वो वाला आएगा माइनस 0.76, 1.10 वोल्ट। फॉर्मूला कितना भी हो सकता है, मतलब ये दो वैल्यू से जितना तरीके से आप 1.10 लाओ, सब फॉर्मूला सही है ना, लेकिन एक फॉर्मूला पे रहना है तो यही लेना चाहिए, है ना, राइट माइनस लेफ्ट, है ना। एनोड कैथोड बच्चा बताया है, लेकिन हम सहमति में नहीं देंगे, क्योंकि एनोड कैथोड डिसाइड करने नहीं आएगा आपको। सबसे बड़का समस्या, पहला समस्या ये हो जाए। अब एनोड कैथोड नहीं आ रहा है, लिखल है वहां पे, फिर भी आपसे वो सवाल नहीं बनता है, तो छोड़िए उसको, है ना। एनोड कैथोड करना बड़ी आसान काम है। एनोड वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पकड़ लेना होगा, लिखवा सरकाना मगल मंजन, जो ऊपर रहे जनरली एनोड बनेगा, जो नीचे रहे वो कैथोड बनेगा। मतलब याद बात करना रहता है तो कुछ ना कुछ ट्रिक लगाना पड़ता है। हो गया पूरा गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल पूरा। ये सब वैल्यू कैसे मेजर होता है, तो जब समझा रहे थे, जब प्रोसेस में थे तो समझाए थे कि हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, जिसका पोटेंशियल हमेशा 0.0 वोल्ट ही होता है। अब वो जो सेल बनाए, जिसका निकालना है वो एक जगह पे रख लेंगे, दूसरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रखेंगे, और पोटेंशियल मीटर से पोटेंशियल का वैल्यू रीड करेंगे,
और अल्टीमेट यही फॉर्मूले पे ले आएंगे, निकल जाएगा, है ना। वो बात दिमाग में रखना, है ना। हाउ यू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में वही बात लिखना होगा कि हम लोग एक गैल्वेनिक सेल बनाएंगे जिसका मेजर करना है उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेकर के। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0.0 वोल्ट होता है। तो इस गैल्वेनिक सेल का जो जो वोल्टामीटर रीडिंग देगा वही उस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू होगा, सीधा बात है ना। और यदि आपके पास समय है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने का फोटो वाला याद है, याद आ रहा है अभी? आप ऐसे बनाए थे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ऐसे ही था, और यहाँ पर एक ठो से कर दिया था, और इसमें हाइड्रोजन H+HCl 1 मोलर ले लिया गया था। यही तो था प्लैटिनम रेड, प्लैटिनम ब्लैक। क्लियर है? अब यहां से हम लोग जाएंगे नस्ट इक्वेशन पे सीधा। नस्ट इक्वेशन क्या कहता है? जहां पे बहुत उलझने वहां सुलझने की ही तो कोशिश होगी, है ना। बीच में है उलझन, SHE आ जाता है, हाउ यू मेजर आ जाता है, तो पूरा का पूरा एक आध दो क्लास है। लेकिन जब नस्ट इक्वेशन की बात करते हैं तो नस्ट इक्वेशन क्या कहता है कि भाई वो वाला तो आप निकाले थे STP पे, और जब कंसंट्रेशन 1 मोलर था तब, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, किसी भी टेम्परेचर पे आप कैसे निकालोगे, है ना। यानी EMF कैसे निकाला जाएगा किसी भी टेम्परेचर पे और किसी भी प्रेशर पे। तो ये भाई साहब बताए ना कि Zn से Zn2+ यदि है तो हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं, E0 Zn2+ से Zn, यानी जो फोटो बना के निकला, माइनस RT/NF ln लिखे हैं, ln, है ना। लॉग के बजाय, मतलब लॉग तो आगे कर देंगे, RT/NF ln Zn/Zn2+। जैसे ये इक्वेशन कैसा इक्वेशन होगा, Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Zn बना, तो जो प्रोडक्ट में रहेगा वो उसको ऊपर लिखना है, और जो रिएक्टेंट में Zn2+ है ना उसको नीचे लिख देना है। ये इसका नस्ट इक्वेशन है। इसी तरह से कॉपर 2+ से कॉपर, इसका नस्ट इक्वेशन, तो E0 कॉपर 2+ से कॉपर माइनस RT/NF ln कॉपर बाई कॉपर 2+। बात खत्म। अब दोनों का लिखना है, मतलब सेल का लिखना है, तो ई सेल बराबर, तो ये तो ई सेल बराबर होता है ECU2+ से CO माइनस EZn2+ से Zn, जो E0 में होता था, है ना। E0 और E समझ रहा है ना। E है किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, वही टेम्परेचर और इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन यहां रखाता है जिसपे EMF निकालना होता है। और ये एक कांस्टेंट है जो कि हम लोग वो गैल्वेनिक सेल बना कर करके वोल्टामीटर का रीडिंग करके करते हैं। हाँ, अल्टीमेट वही आएगा, लेकिन नस्ट इक्वेशन लिखने कहता है ना, तो ऐसे लिखना है। अब ये दोनों को घटा देंगे, ये दोनों को घटाने के बाद ये निकल के आता है E0 सेल, ये दोनों का इक्वेशन लिखाएगा ना, तो ये दोनों घटेगा तो E0 सेल बन जाएगा ये, है ना। माइनस RT/NF कॉमन हो जाएगा, ln जिसका ऑक्सीडेशन हुआ ना वो ऊपर चल जाता है, पूरा एक डेरिवेशन होगा Zn2+ by Cu2+।
जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ऊपर चल जाता है और जिसका रिडक्शन होता है वो नीचे चला आता है। ई सेल बराबर इस सेल का नष्ट इक्वेशन यही है। ये आधा आधा सेल का है, ये पूरा सेल का है। क्वेश्चंस न्यूमेरिकल का यहां से बनता है। अब ये दोनों को घटा करके ही आए हैं, प्रोसेस दिमाग में चलेगा तो ये इसको पूरा को इससे घटा देना है तो ये निकल के आ जाए। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि ई सेल बराबर हम लोग क्या करते हैं, ई सेल बराबर करते हैं, ई सेल बराबर ई नॉट सेल जो 1.10 वोल्ट आया था अभी, उसी को किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे निकालते हैं, -2303 RT बाई NF लॉग जिसका ऑक्सीडेशन हो ऊपर लिखाएगा और जिसका रिडक्शन हो वो नीचे लिखाएगा। और साथ में बता दें यदि कोई स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट हो तो उसका पावर भी लिखाएगा, है ना। स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट हो, अच्छा स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट पे ना जाते हैं अभी, उसके लिए एक इक्वेशन और लिख देंगे, इतना बड़का दिमाग सबको थोड़े ना होता है। तो बाबू अब देखो टेम्परेचर 298 केल्विन पे, ये वैल्यू कांस्टेंट है, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। फैराडे की वैल्यू 96500 कूलम, है ना। ये सब वैल्यू उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 96500 कूलम, ये सब वैल्यू पुट कर देते हैं। हाँ ये जानना भी है, यही तो 298 केल्विन टेम्परेचर STP का है। ये सब वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तब आपको सीधा सीधा ई सेल बराबर आ जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं, लॉग जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो ऊपर यानी जिंक ऊपर और जिसका रिडक्शन हुआ वो नीचे। बस इतना ही बात तो नष्ट इक्वेशन के लिए समझना है। ये बात है ना, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना ही को भी प्रैक्टिस में तुम लोग ले आएगा ना तो इस टॉपिक से डर तो नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल है ये। स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल किसको बोलते हैं? स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल बोलते हैं जब EMF कैलकुलेट होता है 298 केल्विन पे और 1 मोलर कंसंट्रेशन पर। ई सेल किसको कहते हैं? यानी EMF ऑफ सेल at any temperature T and concentration of electrolyte, कोई भी कंसंट्रेशन यही तो निकालने के लिए देता है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यही कंसंट्रेशन पुट होता है यहां पे, क्या बात खत्म? यही क्वेश्चन था। ये आ जाएगा लिखने आपको, ये आ जाएगा तो एग्जामिनेशन में भाव से ही दोनों को घटाने नहीं आ जाएगा, आगे दिखाई देता है। अल्टीमेट तो यही लिखना है। अब बन दिए ना हम, ये जाए ये आ जाए,
समरी तो यही है। फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यदि टेम्परेचर इतना रख दीजिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सिलेबस में सब इसी पे बन रहा है ना। ये तुमको क्वेश्चन में दिया रहता है, ये दिया रहता है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो देखना है। जैसे जिंक कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा था, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पुट हो जाएगा यहाँ। ई नॉट सेल की वैल्यू 1.1 वोल्ट आया था, वो क्वेश्चन तुमको दिया रहेगा या उस तरह से बनाया रहेगा। अब इसका देगा कंसंट्रेशन, भागा देके यार निकल जाएगा, न्यूमेरिकल बना के देख लेना है। क्या अब जी वाली बात, जी वाली बात, गिब्स एनर्जी वाली बात। क्या झोला लेके तैयार है तुम? पकड़ के लाया। जाओ, जब मन है तो जाओ, मन ही नहीं कर रहा तो क्या करेगा। मन है तो रहो, लेकिन हमारे रूटीन को देखो, 8 बजे आते, 9 बजे जाते है ना, 4 से 6 में फिर प्रेजेंट ही रहते हैं, और 6 से 8 फिर क्लास ले ही लेते हैं। और उसके बाद वीडियो अपलोड करने में 1 आध घंटा तो लगेगा ही, कि कौन टाइटल और क्या लिखे, कौन चीज अपलोड किए, तो 9 बज ही जाता है। तो 8 बजे से 9 बजे तक तो हम परेशान रह सकते हैं, 13 घंटा। आप लोग यदि 10 घंटा अभी अब एक दो महीना तो है, तो कर तो सकते ही हैं। इन जनरल देखिएगा, इन जनरल ए प्लस बी बी सी सी प्लस डी डी, इसके लिए जब नष्ट इक्वेशन लिखते हैं, इसके लिए जब नष्ट इक्वेशन लिखते हैं, है ना, तो ई सेल बराबर क्या लिखेंगे, ई नॉट सेल -0.059 बाई एन लॉग c टू द पावर स्मॉल c d टू द पावर स्मॉल d a टू द पावर स्मॉल a और b टू द पावर स्मॉल b। कंसंट्रेशन लिखाता है, जो सॉलिड रहता है उसका 1 ले लिया जाता है, तो सॉलिड वाले का कोई टेंशन तो है नहीं। तब ई सेल बराबर ई नॉट सेल -0.059 बाई एन लॉग क्यू सी, है ना। उस टर्म, पूरे टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्शन क्यूसेंट, क्यू सी। और जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आता है, यानी गैल्वेनिक सेल इक्विलिब्रियम पे आता है, गैल्वेनिक सेल से नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना 0 हो जाएगा, तो कहेंगे गैल्वेनिक सेल इक्विलिब्रियम में आ जाए। कोई सेल या बैटरी कभी खत्म नहीं होता है, यही कारण है कि 3 महीना रिमोट का बैटरी हम लोग तो चलाते हैं, और 2-3 महीना तो ठोक ठोक के चला देते हैं। खत्म कहाँ हो रहा है, इक्विलिब्रियम पे आ रहा है, पोर्स सेटल हो रहा है साल्ट ब्रिज का, फिर से चल देता है। जैसे ही पोर्स सेटल किया, ठोकने का सेंस यही है कि उसका जो साल्ट ब्रिज का पोर्स भर जाता है, तो जैसे ही वो सेटल कर दिया, भरना पोर भरेगा, ठोक ठोक के आओ, नहीं भरेंगे क्या, तो बस यही 2-3 महीना तक करते, तो इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। तो जब इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, तब यही क्यू सी
क्या बन जाएगा, के से, और चूंकि आएगा 0, नेट इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो नहीं रहा है, तो ई सेल क्या बन जाएगा 0। 0 बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.05 के सी, लॉग के सी, लॉग के सी, लॉग के सी। अभी क्या हो गया, ये ई नॉट सेल माइनस में बराबर माइनस 0.059 बाई एन लॉग के सी, तो माइनस इधर से भी हटा दो और माइनस इधर से हटा दो, बात खत्म। सेल बराबर 0.059 है ना, 0.05 बाई एन के से, लॉग के से, के सी भी निकलेगा, ई नॉट भी कैलकुलेट होगा। अब आ जाओ गिब्स एनर्जी पे, सेल की गिब्स एनर्जी, यहां पर गिब्स एनर्जी ऑफ सेल यानी डेल्टा जी सेल का, तो डेल्टा जी सेल बराबर होता माइनस एन एफ ई सेल, बर्गडन के बराबर है एक्चुअली में। यह बर्गडन बराबर आप लोग जैसा जानते हो ना, क्यू भी चार्ज इनटू पोटेंशियल इज इक्वल टू बर्गडन, तो चार्ज एन ई होता है और पोटेंशियल कोई ई लिख रहे हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो जाता है 1 फैराडे, देखिए बन गया एन एफ ई, तो बर्गडन को ही तो कहते हैं गिब्स एनर्जी। तो एन एफ ई, सिमिलरली डेल्टा जी नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, और अभी अभी डेल्टा जी नॉट सेल इज इक्वल टू आया माइनस एन एफ ई नॉट सेल के जगह पे लिख सकते हैं 0.059 बाई एन लॉग के से। क्या फैराडे को 1 मोल के लिए 1 फैराडे ले लेते हैं, है ना, तो डेल्टा जी नॉट सेल इज इक्वल टू, ऐसे भी पढ़ा होगा थर्मोडायनामिक्स में, माइनस 0.059 लॉग के सी, इसको काटेंगे नहीं हम, लेकिन कटेगा ही, माइनस एन एफ, जरा चेक करो ये इक्वेशन एन से था कि एन एफ था, चेक करो यहाँ पे एन एफ की वैल्यू भी लगती है या एफ रहता है, यहाँ पे चेक करो 0.059 बाई एन है कि एन एफ है, जीरो 0.059 बाई एन है, 0.059 बाई एन एफ है, एन है ना, चलिए ठीक है। पकड़ा जाता है। एक मिनट, एन एफ है कि एन है, खाली एन है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 एन एफ, एन एफ 2f 0.05 बाई एन, हाँ वो तो सही है, ये तो सही है 0.059 बाई एन, गड़बड़ी कहाँ से हो गया, ई नॉट सेल 0.059 2.303 आर टी बाई एन एफ, आर टी बाई एन एफ 0.2303 आर टी बाई 2f, 0.05, हाँ ठीक है, वो 2 ही एन ही है। हाँ तो यहाँ पर आया ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराडे चार्ज होगा, तो एक वो कट जाएगा 0.059 बाई लॉग के सी, इसी को लिखते हैं डेल्टा जी नॉट सेल बराबर
3, अरे एन 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1 फैराडे, है ना, चार्ज होता है 1 फैराडे, तो वही NF ही है नीचे, है ना। और क्लियर हो जाए, यदि 0.059/n नहीं लिखते तो क्या लिखते? 0.059/n नहीं लिखते तो क्या लिखते? बोलो। -2.303 लिखते, RT/NF लिखते, log KC लिखते, लिखते ना। तो बताओ, अब यहां पे और कर देते हैं, E0 सेल इज इक्वल टू, और क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, बोलिए। 2.303 RT/NF log KC। अब NF सेल, अब यहां पे आ जाइए, यहां पे आ जाइए, यहां पे क्या लिख सकते हैं, हटा दीजिए इसको, बाद में सॉल्व करके लिखेंगे, उसमें क्या ही जाता है। NF है 2.303 RT/NF log KC। अब काट दीजिएगा, है ना, उसमें फैराडे लगा हुआ था इसलिए F नहीं दिखता था, तो डेल्टा G0 सेल इज इक्वल टू -2.303 RT log KC। अब न N है न F है ना, ऐसे N 1 मोल रहेगा तो फैराडे 1 ही होना है। और ये फॉर्मूला थर्मोडायनामिक्स में भी 11th के, ये जेई के लिए इंपॉर्टेंट बात होगा, इधर में थोड़ा कम आता है। बड़े बड़े नेक्स्ट इक्वेशन ये हो गया, और कुछ बच गया, गैल्वेनिक सेल हो गया, नेक्स्ट इक्वेशन हो गया, बचपा बताया था गिब्स एनर्जी भी है सर, गिब्स एनर्जी भी हो गया, है ना। 1 मिनट रुकना है, एक और जब यहां तक पहुंचाई दिए तो एक और फॉर्मूला होता है जहां पे 2 गो सेल को जोड़ना होता है, तो जब 2 सेल जोड़ते हैं तो एक्चुअली में सेल नहीं जुड़ता, डेल्टा जी जुड़ता है ना, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 बराबर -N1FE1 प्लस -NF2E2 बराबर -NFE सेल। बस इतना ही करके छोड़ देना, बाकी अपने सॉल्व कर लेगा। 2 सेल का एडिशन ऑफ 2 सेल, कुछ नहीं, Ne बराबर आएगा N1E1 प्लस N2E2। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, समय कम है, इलेक्ट्रोलाइटिक, अरे वीडियो रहेगा, चिंता काहे के लिए कर रहा है, ये वीडियो तुम लोग को मिलेगा जनवरी में, मिलेगा फिर से, अभी एक बार रिवीजन हुआ है, अब ऐसा कोई वीडियो बनाया ही नहीं होगा जिसमें 10 दिन में 10 चैप्टर होगा। हमको पता है ना, प्रोजेक्ट 45 चला रहा है सब, लेकिन यहाँ 10 दिन में 10 चैप्टर के पढ़ा रहा है वो एक दिन में तो दिन में 24 घंटा लगा रहा है, हमारा वैसा नहीं है, 1 चैप्टर वाला सीरीज, ये एकदम नया आया है, नया लॉन्च होगा, नया आज ही हो जाएगा हाँ हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन देखिए ना इसमें क्या है, रेजिस्टेंस था सबसे पहले, है ना, और इसमें बातें कह दें तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होता है और दूसरा मेटालिक कंडक्शन होता है। अच्छा ठीक है एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होता है, दूसरा मेटालिक। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन आयंस के थ्रू होता है और मेटालिक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है।
मेटालिक कंडक्शन फिजिक्स में पढ़े, और केमिस्ट्री में जो कंडक्शन पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है। डिफरेंस आता है मेटालिक कंडक्शन, मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ये दोनों में डिफरेंस आता है लिखने। मेटालिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। मेटालिक कंडक्शन में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है, और वहां पे किसके थ्रू? आयंस के थ्रू। कंडक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉन कहां पे लिखेंगे? मेटालिक कंडक्शन में। कंडक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन किसके थ्रू होगा? इलेक्ट्रॉन के थ्रू होगा। कंडक्शन किसके थ्रू होगा? आयंस के थ्रू होगा। मेन डिफरेंस यही है। डिफिनेशन लिखने आए व्हाट डू यू मीन बाय मेटालिक कंडक्शन या व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, तो कंडक्शन इफ अकर्स थ्रू आयंस नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ठीक है, अब इसमें और इसमें अंतर क्या होगा? तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसमें तो रेजिस्टेंस बढ़ता है और कंडक्शन घट जाता है। यहां पे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घट जाता है और कंडक्शन बढ़ जाता है। ये बेसिक डिफरेंस होगा, ये बेसिक डिफरेंस होगा दोनों के बीच। अब इससे बेसिक क्या होगा? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के थ्रू, कंडक्शन आयन के थ्रू। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्शन घटेगा। वहां टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। हाँ भाई, मेटालिक कंडक्शन में लिखना है इफ द कंडक्शन अकर्स थ्रू इलेक्ट्रॉन मेटालिक। तो बस यही तो दो, तीसरा डेफिनेशन। ये भी नेचर पे डिपेंड करेगा, ये भी नेचर पे डिपेंड करेगा। तीसरा डिफरेंस क्या होगा? ये डिकम्पोजिशन में नहीं जाता है। तार का कंडक्शन, तार के थ्रू कंडक्शन होगा तो डिकम्पोजिशन में, जबकि ये डिकम्पोजिशन में जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट डालेंगे डिकम्पोज हो जाएंगे। अंडरगो, डज नॉट अंडरगो इन डिकम्पोजिशन, डज नॉट इन डिकम्पोजिशन, इन डिकम्पोजिशन ऑफ सबस्टेंस, है ना? अंडरगो इन decomposition, undergoing decomposition of substance, है ना? तीन को डिफरेंस हो गया। अब इसमें बेकार ही समय बर्बाद करना है ना। मेन बात तो टेम्परेचर वाला था। अब देखिए रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, ये चार वहां भी होता है, यहां भी होता है। ओम्स लॉ वहां भी था, यहां भी है। ये भी ओम्स लॉ को ही फॉलो करता है ना? तो अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तुम लोग को बता के क्या करना है हमको? आर इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, बोलिए? भी बराबर ऐश्वर्या राय, तो आर इज इक्वल टू भी बाई आई। आर इज इक्वल टू रो ले लेंथ बाई एरिया, रो इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हमारा क्वेश्चन कंडक्टेंस की तरफ है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पूछा जाता है। रेजिस्टेंस कितना बात पे डिपेंड करता है? तो फॉर्मूला याद है ना, रो ले तो लेंथ एरिया, और ये यहां बताया नहीं टेम्परेचर पे, है ना? तीसरा टेम्परेचर और चौथा तो नेचर, है ना? लेंथ और एरिया दिखाई दे रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यहां पर हमारे केमिस्ट्री में आपको थोड़ा सा दिमाग में ये बात डाल दें कि बाबू यहां पे लेंथ और एरिया किसका? वहां तो बायर रहता है, तो यहां पे लेंथ और एरिया इलेक्ट्रोड का। जितने लेंथ और एरिया में ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है,
है ना। और यहाँ पर देखो इस तरह से सॉल्यूशन प्रेजेंट है, तो इसका लेंथ और एरिया, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ, और ये हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये एरिया और लेंथ यानी वॉल्यूम हो गया, है ना। एरिया लेंथ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का यही होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो को कहते हैं, रो इज इक्वल टू रेल, रो इज इक्वल टू रेल, यही है, रो इज इक्वल टू रेल। इसका यूनिट ओम होता है, तो इसका यूनिट ओम मीटर होता है ना, इसका यूनिट ओम मीटर होता है। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जी को कहते हैं। उधर वाला याद रहेगा तो ये याद रहेगा, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल को कहते हैं, 1/r, यूनिट ओम इनवर्स या फिर मो या फिर सीमेन। और कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के को कहते हैं, इसी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। यही जुगलबंदी करने के लिए वो दो टर्म पहला पढ़ना है, क्योंकि केमिस्ट्री में सवाल यही दोनों का है, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। के इज इक्वल टू 1/ρ, है ना। यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, मो पर मीटर या फिर साइमन पर मीटर, है ना। इतना डिफिनीशन टाइप का है। ये दोनों बात बिहार बोर्ड में आता रहता है, ये उदनु ना, केमिस्ट्री की तरफ से उदनु नहीं, केमिस्ट्री की तरफ से ये दोनों बात आता रहता है। कौन दोनों? कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। व्हाट डू मीन बाय कंडक्टेंस, व्हाट डू मीन बाय कंडक्टिविटी, है ना। या एक एक क्वेश्चन में दो ए बी करके एक एक नंबर का कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का डिफिनीशन, कुछ नहीं लिखना है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ, है ना, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, क्लियर। अब एक टर्म आता है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी मेन बात होता है भाई, मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम कहते हैं। इसके भी डिफिनीशन आए तो आपको डरना नहीं है, के बटा मोलरिटी ही तो होता है, के बटा मोलरिटी होता है। और चूंकि मोलरिटी मोल पर लीटर में लिखा रहता है, यूनिट बराबर करने के लिए ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। वो देख लेना है, कभी कभी कनेक्टिविटी पर मीटर क्यूब दे दे, पर लीटर ही दे दे, तो वो मिलाना है। जनरली उस सेंटीमीटर में लिखा रहता है, इसलिए ऊपर 1000 से गुना कर देते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी उतना आने वाला है नहीं बोर्ड में। यूनिट जरूर आता है, यूनिट तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनता है इसका। के का यूनिट अभी देखे तो साइमन पर मीटर था, अब मोलरिटी मोल पर लीटर, साइमन पर मीटर बाई मोल पर लीटर। देखो जैसे तुमको याद रहेगा वैसे काम करेंगे, मोल पर लीटर यानी पर मीटर क्यूब, साइमन मोल -1 मीटर -3 + 3 हो जाएगा स्क्वायर, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, या फिर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब ऑप्शंस में यदि सेंटीमीटर देता है तो इग्नोर नहीं करना है,
ये साइमन सेंटीमीटर पर मोल में रहता है, इसी वजह से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी है। अब यही बात मतलब समझा ना, कंडक्टिविटी ऑफ एक मोलर सॉल्यूशन, सीधा कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी। अब यहीं पे आ जाते हैं भाई साहब कोहलाज साहब, कोहलाज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन कहा जाता है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन कहा जाता है। कोहलाज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन्स कहते हैं। ठीक है, कोहलाज साहब कहते हैं कि भाई जो आयंस होता है ना वो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करता है, यानी कैटायंस मूव टुवर्ड्स कैथोड, एनायंस मूव टुवर्ड्स एनोड, और माइग्रेट करके वो कंडक्टिविटी ब्रिंग करता है, मतलब माइग्रेट मतलब घूमने जाता है, कंडक्टिविटी लेके आता है। क्योंकि जब तक माइग्रेशन नहीं होगा, देखा था आप, कैटायन कैथोड की तरफ जाता है, मतलब मूव करता है, मोबिलिटी कहते हैं, आयनिक मोबिलिटी, एनायंस एनोड की तरफ मूव करता है, तो मूव करके लेके क्या आता है, कंडक्टिविटी लेके आता है। हर एक आयन जितनी कंडक्टिविटी लेके आता है उसको जोड़ देंगे तो सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी। जैसे मोलर कंडक्टिविटी NaCl की क्या होगी, तो मोलर कंडक्टिविटी Na+ की जितनी होती है प्लस मोलर कंडक्टिविटी Cl- की जितनी होती है ना, एंड दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी यही मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी हो सकती है। इन जनरल मोलर कंडक्टिविटी AXB की क्या होगी, तो X इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A बाई प्लस बाई इंटू मोलर कंडक्टिविटी BX-। है ना, अब एक आध को लिख करके देख लो, इसी क्वेश्चन पे लिखना है। जैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Al2SO4 होल 3 अल्युमिनियम सल्फेट की क्या होगी, या CaSO4 क्या होगा, तो 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Al का 3+, 3 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी SO4 का 2-। बस इतना ही सब बात। लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ये दिया तुमको, अब बस 2-3 का गुना कर करके मोलर कनेक्टिविटी निकल जाएगा। कौन या CaCl2 कुछ नहीं करना रहता है, या तो कहे ज़्यादा आता है, इससे बचपन का एक्यूरेसी तुरंत चेक हो जाता है। वो SO4 का 4 गुना करने लगता है। SO4 एक्चुअली में पूरा एक साथ ही होता है, ये आयोनाइज तो होता नहीं है, तो 4 को तो कुछ है नहीं, तो 1 ही है, तो Ca2+ और प्लस मोलर कंडक्टिविटी SO4 2-। गुना तो कुछ नहीं होता है तो बिल्कुल आसान, लेकिन बचपन क्या करता, बोर्ड में आया है कुछ तो कुछ होगा,
चार गुने कर देते हैं, और वही गलती होने के लिए ही तो आता है ना। CaCl2 का 2 गुना कर दें। ये हो गया कोहलाज साहब का लॉ। इसका एप्लीकेशन है यही जो बता रहे हैं। एप्लीकेशन पहला, इन कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। सी है वैलेंसिया 2 है यार, सल्फेट का भी 2, कैल्शियम का 2, 2 2 कट जाता है ना। हाँ, परीक्षा के समय में यही सब तो दिक्कत है कि सब कुछ तो ठीक है था, फार्मूले में भुला गया है। हाँ, बचपन के साथ होता है, बड़का बात नहीं। हम कहे क्या कि इसी वजह से वो आता है। हाँ, कि उसको Al2SO4 होल 3 और हम पढ़ाने के समय में CH3PO4 होल 2 का एग्जाम्पल देते हैं। वो काहे नहीं आता है, हम तो मैक्सिमम टफ के पास चले जाते हैं। ई कैल्शियम सल्फेट और सोडियम सल्फेटे में रह जाता है, उसी में गलती कर दे रहा है। अब सरकार के पास बैठ के जवाब देना होगा प्रोफेसर साहब को, सर कितना आसान क्वेश्चन सॉल्व सेट किए बताइए, अब ये भी नहीं बना है बच्चा, तो हम क्या करें। लग भी रहे हैं, हाँ ये तो एहसाने था, खाली जोड़ देना था, ये वो नहीं बनाया। उसमें यही आ रहा है, CaSO4 आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो है इसके लिए तो ये बता ही दिए बाबू। अब जो है एक इसमें निकालना रहता है अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा हम लोग कहते हैं लैम्डा MC बाय लैम्डा M 0 या इंफिनिटी 1 के बाद। क्या हो गया, लैम्डा MC जहां पे मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C होगा, और लैम्डा M इंफिनिटी या लैम्डा M0 दोनों बराबर ही है, जिसका मतलब होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग कंडक्टिविटी है ना, दोनों के रेशियो को कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पानी पीते हैं, 15 मिनट लगेगा और सब बैग बांध के बैठा ले। अरे यार इन टाइम पे पानी दीजिए थोड़ा सा। कल कल ही फेयरवेल है, दिन वाला की रात, शाम वाला, शाम वाला, दिन वाला में बस। तो वहां क्या मिल रहा है। हम्म ऐसे ही करके दिन समोसा खा लिया है सब। चलिए अब देखो, यहाँ पे
एक ग्राफ भी आता है ऐसे, ये ग्राफ का भी बहुत क्रेज रहता है, खास करके ये अंग्रेजी वाला बोर्ड में। है ना, ये वो ग्राफ ऐसे रहेगा। अरे एक बार सब है, आ जाते थे। दो ग्राफ बनाए देखिए, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी और स्क्वायर रूट ऑफ सी, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ सी। एक ग्राफ ऊपर वाला नीचे आ रहा है, ये CH3COH का है और ये NaCl का है। मैं मीन टू से ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का है। बोले सर यहाँ पर कोट क्या करेंगे, ये तो समझ में आता ही है कि मोलर कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी। तो एक जो है ना डिबाई ऑन सागर और हकेल इक्वेशन है। देखिए आप लोग को ये याद नहीं था ना, और हमको तो याद ही रहता है। DOH इक्वेशन कहते हैं। कौन सा इक्वेशन कहते हैं? DOH इक्वेशन कहते हैं। ये DOH इक्वेशन कहता था कि लैम्डा एम इंफिनिटी नहीं, किसी कॉन्सेंट्रेशन सी पे जितना मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी होता है -a√c, जहां a बराबर DOH कांस्टेंट, जहां DOH a बराबर DOH कांस्टेंट। where a is equal to डिबाई ऑन सागर हकेल कांस्टेंट, है ना। लेमडा एम सी क्या है, लेमडा एच क्या है, ये जो पॉइंट बना रहे हैं ये लेमडा एम इंफिनिटी हो गया या जीरो। जीरो समझता है ना सब कि सैम्पल समझता है खाली? व्हाट डू यू मीन बाई लैम्डा एम नॉट या इंफिनिटी, आणि व्हाट डू यू मीन बाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? किसको कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? तो मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट या मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नियर इनफाइनाइट डाइल्यूशन और व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो कॉल्ड एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। डिफिनेशन नहीं जानता? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखने आता है? मोलर कंडक्टिविटी of electrolyte when concentration of solution approaches to zero or near infinite dilution known as limiting molar conductivity। पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, तो ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको। इससे दूसरा सवाल ये पूछेगा
कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी नियर इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इधर कंसंट्रेशन है ना, तो इस पॉइंट को बोलेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर बोलेंगे कंसंट्रेशन अप्रोचेज टू जीरो। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी, थोड़ा सा ध्यान दो एक बार और फिर, कंडक्टिविटी यहां देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट का यहां पे, लेकिन जैसे ही डाइल्यूशन के तरफ गए तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी बढ़ गई, बढ़ गई, इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया। लेकिन यहीं पे यदि हम सोचें कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी भी इतना ही है और इतना ही बढ़े, तो ये कितना बढ़ा, इतना ही ना बढ़ा। कौन ज्यादा बढ़ा नियर इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कौन ज्यादा बढ़ा, कौन ज्यादा बढ़ा, तो कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा बढ़ा। क्यों ज्यादा बढ़ा वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये सवाल होता है। सवाल ये होता है कि कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज मोर शार्पर नियर इनफाइनाइट डाइल्यूशन, गिव रीजन। तो एक्चुअली में इसका कारण होता है अल्फा, CH3 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट जितना भी होता है केमिकल इक्विलिब्रियम में ये बात जाती है और ये CH3CO माइनस और H प्लस में टूट जाता है। तो जितना ज्यादा अल्फा हो जाता है, चूंकि इसका Ka का वैल्यू होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka इज इक्वल टू होता है C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा का मतलब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा ज्यादा हो जाता है, अल्फा इंक्रीजेज विथ डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, और अल्फा इंक्रीजेज विथ डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन यानी इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज कर जाता है। इतना बात लिखना है। अल्फा बढ़ेगा, डाइल्यूशन बढ़ेगा तब, और डाइल्यूशन बढ़ेगा तो अल्फा बढ़ जाएगा, अल्फा बढ़ जाएगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का शुरू से पूरा का पूरा टूट जाता है, इसलिए यदि कंपैरिजन भी करने आए ना तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा नहीं होता है ना, अल्फा उसका 1 हो जाता है, जितना लेते हैं पूरा टूट जाता है। ये टूटने वाला जो सिलसिला है ये बी की ही इलेक्ट्रोलाइट में होता है, नियर इनफाइनाइट डाइल्यूशन ज्यादा डिसोसिएट होता है। तो ये पूरा बात हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का। अब इलेक्ट्रोलिसिस है। इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको पढ़ना होता है सबसे पहला प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। तो क्या क्या मिलेगा कैथोड पे, एनोड पे, तो ये 3 तरह का होता है। एक मॉल्टेन इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे मॉल्टेन NaCl। तो मॉल्टेन NaCl होगा तो कैथोड पे क्या जाएगा और एनोड पे क्या जाएगा, समझते रहना बिल्कुल दिमाग से। 3 क्लास पढ़ा रहे 3 मिनट में। मॉल्टेन NaCl होगा तो Na पे प्लस Cl पे माइनस, कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड, सोडियम जाएगा कैथोड पे और क्लोरीन गैस जाएगा एनोड पे। दूसरा एक्वस NaCl होगा तब क्या होगा, एक्वस NaCl होगा तब क्या होगा, तो हम बताएं NaCl के साथ वाटर भी इसमें सोचना है। और जब NaCl और वाटर दोनों रहे तो थोड़ा सा फिर से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मदद लेना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में है लीकबा, सरकाना, मगल मंजन,
करकड फेकोनी सन पब हकु एजी एच जी पीटी एयू। ये सीरीज है मेटल का, और सीरीज है आई बारात कल हनी सिंह, आई बारात कल हनी सिंह फिर से शुरू। ये एनायंस का सीरीज है। बस ये दो सीरीज याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बन जाएगा। जब एक्वस NaCl है तो Na प्लस कैटायन है और H प्लस भी कैटायन है, Cl माइनस भी है और ऑक्सीजन पे भी माइनस है। तो कंपटीशन हो जाता है कि सोडियम जाएगा कि हाइड्रोजन जाएगा। जो सीरीज में नीचे रहता है वो जाता है, जो सीरीज में नीचे रहता है हाइड्रोजन तो कैथोड पे जाएगा हाइड्रोजन, और एनोड पे कौन जाएगा तो यहां पर उसके भी कंपैरिजन है, Cl और हनी सिंह का OH। तो नीचे कौन है तो क्लोरीन गैस एनोड पे। एक NaCl का याद रखो, इसमें एक और याद रखना, एक्वस NH2SO4। H2SO4 एक्वस तो पानी भी है, तो हाइड्रोजन है कैथोड पे तो हाइड्रोजन जाएगा। सल्फेट और OH का O2 जाता है। OH जब होता है तो ऑक्सीजन लिबरेट होता है। और C है कि जौन इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसी का इलेक्ट्रोड लेंगे। यहां पर इलेक्ट्रोड मोल्टेन और एक्वस में लिया जाता था इनर्ट प्लैटिनम का रड, यहां पे प्लैटिनम का रड नहीं, कॉपर सल्फेट है तो कॉपर रड लेंगे, कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। तब कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा। तो हम आपको बता दें, कैथोड पे कॉपर डिजॉल्व होगा और एनोड पे कॉपरेट डिपॉजिट होगा। बस कितना आसान हो गया ये। सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर नाइट्रेट यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड, यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड, तो बोलेंगे सिल्वर डिजॉल्व और सिल्वर डिपॉजिटेड, है ना। सिल्वर नाइट्रेट कॉपर सल्फेट, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। अब अमाउंट कितना है कैथोड पे, ये जो डिजॉल्व या डिपॉजिट या हाइड्रोजन सोडियम गैस हो रहा है वो कितना, तो इसमें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आ जाता है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आ जाता है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में दो लॉ है, एक फर्स्ट लॉ, बहुत बार लिखने आया है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ फैराडे साहब का क्या है कि अमाउंट ऑफ सबस्टेंस क्या डिपॉजिटेड at either of electrode is directly proportional to quantity of charge passes across it। तो फॉर्मूला लिखते हैं, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और Q बराबर IT आप लोग को पता ही है, W बराबर Z इंटू Q, वेयर Z इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, है ना। कुछ समय इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस डिफाइन करने भी आया है।
तो Z, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस? तो Z बराबर W बाई Q, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, amount of substance at either of electrode when 1 coulomb of charge passes across either of electrode, when 1 coulomb charge passes across it, है ना, known as या called as इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, अब फैराडे सेकेंड लॉ है, उसमें दो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले लिया जाता है साथ में। अब बोला भैया इसमें कॉपर सल्फेट और उसमें जिंक सल्फेट डिपॉजिट कर रहे हैं, सेम ही करंट पास कर रहे हैं दोनों में, तब बताइए किस बात पे डिपेंड करता है? तो इक्विवेलेंट बिट पे डिपेंड करता है। तो फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आ जाता है, फैराडे सेकेंड लॉ, जिसमें लिखा गया W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E व्हेन Q बराबर कांस्टेंट, Q बराबर कांस्टेंट। तो W बाई E बराबर आता है इससे कांस्टेंट, तो W1 बाई E1 बराबर W2 बाई E2। ये फैराडे सेकेंड लॉ और वो फैराडे फर्स्ट लॉ। तो इसी में फैराडे फर्स्ट लॉ लेके आते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे W1 बाई W2 बराबर Z1 Q1 बराबर Z2 Q2। अब Q1 Q2 को सेम कर देते हैं, है ना, इक्वेशन 1, फैराडे फर्स्ट था इसलिए 1 लिखे। तो W1 बाई W2 बराबर Z1 बाई Z2 बराबर E1 बाई E2 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, है ना। तो हम लोग ये जानेंगे यहाँ पे Z1 बाई Z2 बराबर लिख सकते हैं क्या बाबू? E1 बाई E2, यानी Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। तो Z बराबर 1 बाई F इंटू E, जहां F इज इक्वल टू फैराडे कांस्टेंट। अब यदि ये Z की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में लगा दें तो तुम लोग Z इंटू क्यू देखा था, तो W बराबर E बाई एफ हो जाएगा Z के जगह पे इंटू क्यू हो जाएगा, और Q बराबर IT तो होता ही है। तो E बाई एफ ये है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ दोनों का। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि कौन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ दोनों बताता है, कौन सा इक्वेशन फैराडे लॉ को डिफाइन करता है, मतलब फैराडे को डिफाइन करता है। तो यही इक्वेशन है ZW बराबर E बाई एफ इंटू क्यू। ठीक है, हो गया खत्म। अब और क्या करना है, बाकी केमिकल काइनेटिक्स कल